नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यू को करते हुए हम धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आपके तथ्यों की बार बार रिवीजन हो सके और निरंतर अभ्यास ही जो है सफलता का राज होता है। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ, सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 2 रहेगा, जिसमें लगभग हम 25 या 20 क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। 2 पार्ट के अंतर्गत 50 प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को बार-बार रिवाइज करते हुए, प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी, पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए जिसे यूजीसी नेट कहते हो आप, नेट की परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में परिचित हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। भिखारी दास ने जो ग्रंथ लिखा है काव्य निर्णय, ये भी इनका इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, याद रखना है। काव्य निर्णय किसका ग्रंथ है, कई बार पूछ लिया जाता है, भिखारी दास का। और इस ग्रंथ में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन है या फिर अलंकार विवेचन किया है, छंद विवेचन किया है या काव्य भेद किया है? तो काव्य निर्णय के अंतर्गत जो है भिखारी दास ने काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया है, अर्थात सर्वांग विवेचन किया है। किसी काव्य का किसी एक अंग का विवेचन नहीं किया, ना ही केवल रस का, ना केवल अलंकार का, ना केवल छंद का। इसमें सभी के सभी रस, अलंकार, गुण, छंद सभी का विवेचन इसमें किया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भिखारी दास का काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक काव्य है। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, तुक, गुण और दोष आदि का विशद विवेचन हमें देखने को मिलता है। यानी किसी काव्य के किसी एक अंग का विवेचन न करके काव्य के सभी अंगों का विवेचन इन्होंने किया है, तो सर्वांग विवेचन कहलाएगा। तो ध्यान रखना है। काव्य निर्णय किसका ग्रंथ है? भिखारी दास का। मैं बार बार इसलिए रिवाइज करवाती हूँ, ताकि आप इन क्वेश्चनों को देखते समय ही आपको ये याद रहे, तो याद हो जाए। तो बार बार ही रिवाइज करने से जो है तथ्य याद रह पाएंगे। इसीलिए हम जितनी अधिक बार रिवीजन हो सके उतनी बार इम्पोर्टेंट तथ्यों की रिवीजन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है कि बिहारी की भाषा चलती है, या फिर बिहारी की भाषा साहित्यिक है, या बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, या फिर बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है? तो सही आंसर होगा हमारा इस प्रश्न का, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। तो ये पूरा का पूरा कथन भी पूछा जा सकता है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। आगे आगे का जो कथन है ये इस प्रकार से है। इसको आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, या फिर एक लाइन भी पूछी जा सकती है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बिहारी की भाषा के संबंध में उन्होंने कहा है। भूषण और देव के सब ने शब्दों का व्यवहार किया है, तो इसमें कथन में भूषण और देव के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जहाँ कल है तह सुख नहीं, कल है सुकन को सूल, सबे कल है एक राज में, राज कल है मूल। जो ये पंक्ति है, उपयुक्त दोहे द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? अर्थात ये पूछा गया है कि ये पंक्ति किस लेखक द्वारा लिखी गई है। हित हरिवन हित हित वृंदावन दास
या फिर भगवत रसिक द्वारा या फिर अलबेली अली द्वारा या फिर नागरीदास द्वारा। नए नए नाम है वही सभी, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो पंक्ति है, जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल सबे, कलह इक राज में राज कलह को मूल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पंक्ति है ये नागरीदास जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। नागरीदास का जो वास्तविक नाम है सावंत सिंह है, कई बार पूछ लिया जाता है। ये किशनगढ़ के राजा थे और गृह कलह से ऊब कर ये वृंदावन चले गए थे। वहीं विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे तथा आगे चल के नागरीदास के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, नागरीदास जो है रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल के, तो ये आपको ध्यान रखना है किस काल के कवि थे, रीतिकाल के कवि थे। कई बार पूछ लिया जाता है सावंत सिंह निम्नलिखित में से किस लेखक का नाम, किस लेखक का वास्तविक नाम रहा है, या फिर नागरीदास का वास्तविक नाम क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। और किशनगढ़ के राजा थे, राजस्थान के अंतर्गत है भाई ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में किशनगढ़ के ये राजा थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। छत्तीसगढ़ी, मगही, मैथिली या फिर भोजपुरी बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। तो आपको पता ही है इनमें से जो है, एक मिनट, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये बिहारी के अंतर्गत नहीं आती। मगही, मैथिली और भोजपुरी तीनों बोलियां जो ये है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ी बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इनके अन्य नाम, किंतु अवधी नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध व मान्य रहा है। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, जो कि पूर्वी हिंदी निकली थी वही अर्धमागधी अपभ्रंश से, और इन्हीं से जो है पूर्वी हिंदी से ये 3 बोलियां निकली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। और बिहारी हिंदी जो है बिहारी, ये है मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से निकली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित चंद हसीनों की खतूत, आदर्श दंपत्ति, सत्याग्रह या पाप और पुण्य। इनमें से जो है चंद हसीनों की खतूत मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है, जो कि उग्र जी का है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों की खतूत, जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ, पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी का उपन्यास है। इस उपन्यास में सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण हुआ है। चंद हसीनों की खतूत पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया पहला उपन्यास है। ये पूछा जाता है पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास हिंदी का कौन सा माना जाता है। जो चंद हसीनों की खतूत, जो कि उग्र जी का उपन्यास है, पत्रात्मक प्रविधि या पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास माना गया है। बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे हैं, ये आपको पता ही है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य भी कहा जाता है। और ये किसने कहा घासलेटी साहित्य उग्र जी के उपन्यासों को, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने ही ये कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है किसके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य के नाम से जाना जाता है, तो उग्र जी के उपन्यासों को। और किसके द्वारा ये नाम दिया गया घासलेटी साहित्य, तो बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक है एक लेखक हुए हैं सॉरी भाई, एक लेखक हुए हैं बनारसी दास जैन, जिन्होंने अगला प्रश्न है भाई हमारा प्रश्न नंबर 6। तपेदिक की मन्नो सॉरी भाई तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। बादलों के घेरे में, मैं हार गई कहानी में, या फिर हिंदी जिंदगी और गुलाब सुहागने, माफी चाहूंगी,
बादलों के घेरे में जो है तपेदिक की मरीज मन्नों की कथा कहानी का चित्रण किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कहानी है बादलों के घेरे, ये किसकी है? कृष्णा सोबती जी की, जो कि 1980 में प्रकाशित हुई। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें। कृष्णा सोबती जी ने बादलों के घेरे में 1980 में ये कहान रचना लिखी और 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी अद्वैतावर्ती से सम्मानित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कृष्णा सोबती जी की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। सिक्का बदल गया, रचना का रचना वर्ष भी ध्यान रखना है 1948। जिंदगी नामा एक बृहद उपन्यास है, अर्थात एक बड़ा उपन्यास है। और 1979 दिलो दानिश 1993। तो इस प्रकार से इनको आपको ध्यान रखना है। सिक्का बदल गया, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये तीनों रचनाएं जो है कृष्णा शक्ति जी की हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो सिद्ध और योग्य अर्थात नामकों की रचनाओं को जो है किसने साहित्य की कोटि में नहीं रखा, तो ये आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मुनि जी विजय ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो सही आंसर है हमारा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध और योगियों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं रखा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चार प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि एक सुप्रसिद्ध इतिहास, सर्वश्रेष्ठ इतिहास रहा है हमारा हिंदी साहित्य का, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। उसके अलावा चिंतामणि भाग 1 भाग 2, यह इनके उत्कृष्ट और मनोवैज्ञानिक निबंधों का संग्रह रहा है, जिसमें उत्साह, करुणा, श्रद्धा, भक्ति जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रस मीमांसा भी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यह एक अत्यंत सैद्धांतिक पुस्तक है। एक है रस सिद्धांत, जो कि डॉक्टर नगेंद्र जी का ग्रंथ है। ये आपको ध्यान रखना है। रश्मिमांसा जो है शुक्ल जी का ग्रंथ है। रश्मिमांसा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैद्धांतिक पुस्तक मानी जाती है। त्रिवेणी भी इनका काफी प्रसिद्ध समीक्षात्मक ग्रंथ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। इनमें सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जैसी त्रिवेणी यानी तीन महान कवियों की काव्यगत विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण इसमें किया है। जिनकी सूरदास जी की, तुलसीदास जी की और जो है जयसी जी की, इन तीनों कवियों का जो है काव्यगत विशेषताओं की तुलनात्मक विश्लेषण हमें त्रिवेणी में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? ऋतु संहार जो ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया, अनुवाद किया गया? तो आंसर होगा हमारा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने जो है ऋतु संहार ग्रंथ लिखा है। श्रीधर पाठक जी का जन्म पूछा जाए 1859, 1928 में ये ग्रंथ लिखा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कालिदास जी का ग्रंथ था संस्कृत में। संस्कृत में कालिदास जी ने ये ग्रंथ लिखा था ऋतु संहार। इसी का अनुवाद करके श्रीधर पाठक ने हिंदी में लिखा और इसमें 6 ऋतुओं का काफी मनमोहक वर्णन इसमें किया है। मनमोहक और विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है ऋतु संहार के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। ऋतु संहार के मूल रचनाकार कालिदास है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे मैंने बता ही दिया। उनकी रचना का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। इसके अलावा गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। गुणवंत हेमंत नाम से जो है रचना किसने लिखी? तो श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई और इनकी पहली खड़ी बोली की रचना रही है गुणवंत हेमंत। ये कई बार पूछ लिया जाता है, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में लिखी गई पहली रचना कौन सी मानी जाती है? क्योंकि द्विवेदी युग के अंतर्गत जो खड़ी बोली
की शुरुआत हुई थी सबसे पहले स्वच्छंदवादी कवि श्रीधर पाठक को ही माना गया और इनकी पहली रचना गुणवंत हेमंत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक ने किसकी स्मृति को एक सेकेंड भाई किस लेखक ने किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? तो वट वृक्ष की छाया में जो जीवनी है, जीवनी विधा की रचना है, ये किस लेखक द्वारा लिखी गई और किस किस लेखक ने किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? सॉरी भाई, यहाँ पे ये किस शब्द यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि आंसर हमारा हम एक ही यहाँ पर आंसर करें, या तो फिर ये पूछा जाए किस लेखक ने लिखी है या फिर किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लिखी है वट वृक्ष की छाया में जो जीवनी रचना है वो अमृतलाल नागर जी के जीवन पर आधारित जीवनी है और उनके पुत्र कुमुद नागर जी द्वारा ये लिखी गई है। तो ये ध्यान रखना है, कुमुद नागर ने वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर के जीवन पर ये 2004 में ये रचना लिखी गई। और अमृतलाल लाल नागर की प्रमुख रचनाएं जैसे कि महाकाल उपन्यास है इनके प्रसिद्ध काफी, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, प्रिय मेरी प्रिय कहानियां, सिकंदर हार गया आदि जो अमृतलाल नागर जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। अमृतलाल नागर जी को 1981 में साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने मानस का हंस 1972 में तुलसीदास जी का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इन्होंने जो है मानस का हंस लिखा जिसमें तुलसीदास जी का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। मानस का हंस 1972 में प्रकाशित हुआ। ये कई बार पूछ लिया जाता है, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर अगर प्रश्नों को पूछा जाए तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। अमृत और विष पर वर्ष 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राही मासूम रजा के लेखक कौन है? राही मासूम रजा के लेखक सॉरी भैया राही मासूम रजा लेखक का नाम है। इनका उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है? राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कटरा बिहारजू राही मासूम रजा का उपन्यास है। टोपी शुक्ला भी राही मासूम रजा का उपन्यास है। तीनों के तीनों उपन्यास राही मासूम रजा के हैं। दिल एक सादा कागज, कटरा बिहारजू, टोपी शुक्ला। इसके अलावा समर शेष है उपन्यास राही मासूम रजा का नहीं है, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का है। ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही पूछा जाता है इससे संबंधित। आगे बढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। तो ये कथन किसका है? संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि हम तत्सम और तद्भव शब्दों की बात करें, तत्सम और तद्भव, जो तत्सम और तद्भव शब्द है भाई, एक सेकेंड, तत्सम और तद्भव जो शब्द है इसमें तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ ही रूप तद्भव शब्द होते हैं। यानी तत्सम शब्द जो होते हैं वे हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव हमारे हिंदी के शब्द होते हैं, मूल रूप से हिंदी के शब्द। तो जो इनमें से एक विद्वान ने कहा है, अगर संस्कृत के हर एक शब्द को ऐसा नहीं है कि हम तोड़ मरोड़ कर किसी भी प्रकार से लिख दे और उसे तद्भव बनाए, ऐसा नहीं है। तोड़ मरोड़ कर तद्भव शब्द नहीं बना सकते। संस्कृत का कोई भी शब्द अपने ही मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है, सुनीति कुमार चटर्जी का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है या फिर नामवर सिंह जी का है? तो सही आंसर है हमारा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी द्वारा ये कथन कहा गया है। एक सेकंड।
अगला प्रश्न है वही हमारा देख लेते हैं। जैसे कि कथन पूछा गया है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा गया, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा, या नामवर सिंह जी का कथन है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तरफ होते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं तत्सम, एक तरफ है तद्भव। तो तत्सम शब्द आप सभी को पता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं। तद्भव हमारे हिंदी के शब्द होते हैं। कुछ संस्कृत के शब्द ही बिगड़कर जो है हिंदी के रूप में प्रयोग हुए, जैसे कि आश्रु, अश्रु यानी कि आंसू कहा गया। तो तत्सम शब्दों को तोड़ मरोड़ कर हिंदी ये अपने मन चाहे ढंग से नहीं बना सकते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तत्सम शब्द के जो हैं तद्भव बनते हैं, लेकिन सभी शब्दों को हम जो है अपने मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर हिंदी तद्भव नहीं बना सकते। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? रामविलास शर्मा जी का ये कथन है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है, जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, उन्हें मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर हम तद्भव नहीं बना सकते। रामविलास शर्मा जी ने कहा है। रामविलास शर्मा का प्रथम आलोचनात्मक लेख कौन सा है? निराला जी की कविता। निराला जी की कविता नामक जो है रामविलास शर्मा जी का प्रथम आलोचनात्मक लेख माना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और ये निराला जी की कविता जो लेख है, ये प्रथम आलोचनात्मक लेख है रामविलास शर्मा जी का। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? अमीरदास, मतीराम, चिंतामणि या फिर रामसाहे? इनमें से अमीरदास, मतीराम और रामसाहे, इन तीनों कवियों ने सतसई की रचना की है, लेकिन चिंतामणि ने नहीं की। आंसर हो जाएगा हमारा सी। देख लेते हैं सतसई। सतसई शब्द सत और सई से बना है। सत का अर्थ होता है 7 और सई का अर्थ होता है 100, यानी कि 700 प्लस दोहे होते हैं सतसई में। तो वह वो काव्य जो है सतसई कहलाएगा, जिसमें 700 छंद होते हैं। कवि चिंतामणि त्रिपाठी हिंदी रीतिकाल के प्रमुख कवि हुए हैं। चिंतामणि की प्रमुख कृतियां रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि माने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं है चिंतामणि जी की, इनको बार बार रिवाइज कर लेना है। काव्य विवेक इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रसविलास भी इम्पोर्टेंट है भाई, काव्य प्रकाश भी, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अन्य कवियों की कृतियां देख लेते हैं, जैसे कि मतीराम रीतिकाल के काफी प्रसिद्ध कवि रहे हैं मतीराम जी। सतसई लिखी है इन्होंने, वृत्त कौमुदी लिखी है, और फूल मंजरी, फूल मंजरी भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। आगे बढ़ते हैं। रामसाई जी की कृतियां, रामसाई ने भी सतसई की रचना की है। वाणी भूषण, वर तरंगिणी और कहरा ककहरा आदि जो है रचना इन्होंने लिखी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इनकी। अमीरदास जी की रचनाएं, सतसई की रचना इन्होंने की। अमीर अमीर प्रकाश, सभा मंडल आदि इनकी रचनाएं हैं। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, और सर्वमान्य तौर पर भी रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को ही माना जाता है। लेकिन केशव दास और डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार जो है, सॉरी भाई, डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। रीति काव्य का प्रवर्तक कौन रहा है? चिंतामणि। सर्वमान्य तौर पर भी देखे तो चिंतामणि का ही नाम आएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरि अनंत हरि कथा अनंता कह कही सुनहि बहुविधि सब संता राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलाई? हरि अनंत हरि कथा अनंता कह कही सुनी बहुविधि सब संता, ये जो बात है ये तुलसीदास जी ने अपनी रचना में जो है शिव से कहलवाई गई है। ध्यान रखना है। तुलसीदास की स्वयं उक्ति नहीं है ये, काकभूषण ने भी नहीं की, वल्लभ ने याज्ञवल्क्य ने भी नहीं कहा, ये शिव ने कहा है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रस गगन, एक सेकेंड, रस गगन गुफा
में अजर झरे अजपा सुमरीन जाप करे पंक्तियों में गुफा का अभिप्राय पूछा हुआ है, तो इसमें गुफा का अभिप्राय है सहसा चक्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उपयुक्त कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई है। ये कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। भक्ति आंदोलन के समय में भक्ति की जो लहर उपजी, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाई रामानंद, ये कथन किसका है? कई बार पूछा जाता है। दक्षिण में भक्ति का विकास हुआ और उत्तर भारत में लेकर के रामानंद जी आए, तो ये कहा है। ये पंक्ति है कबीरदास जी की, लेकिन आधुनिक शोधों के अनुसार पुस्तक के रूप में देखें तो सत्येंद्र नाथ जी की पुस्तक में हमें ये देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, अंबिका दत्त व्यास, दुलारे भार्गव या फिर वियोगी हरि। वियोगी हरि जो है प्रेम शतक नामक रचना के रचनाकार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में दिए गए हैं। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि है। वे आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। वीर सतसई के लिए इन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त है। वियोगी हरि गांधीवादी विचारधारा के कवि रहे हैं। प्रमुख कृतियां हैं इनकी भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, देशद्रोह, व्यर्थ, गर्व। ये सभी रचनाएं वियोगी हरि जी की हैं। और इसके साथ एक तथ्य और ध्यान रखना भाई, ये वियोगी हरि जी जो है आधुनिक काल के कवि रहे हैं, शुक्ल युग के रहे हैं, शुक्ल युग के अंतर्गत आते हैं। और इनका पूरा नाम कई बार वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी, तो आपको ध्यान रखना है हरि प्रसाद द्विवेदी जो है वियोगी हरि का वास्तविक नाम है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिदासी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय सॉरी भाई हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है किस प्रकार के है? राधा कृष्ण हरिदासी संप्रदाय के आत्मनिष्ठ है, लोक निरपेक्ष है, जीवन सापेक्ष है, लोकहित रक्षक है। तो लोक निरपेक्ष है हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है। इस संप्रदाय के राधा कृष्ण तटस्थ है। हरिदासी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है, जिसकी स्थापना हरिदास जी ने की थी। हरिदास जी का जन्म संवत 1441 माना जाता है। इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है हरिदासी संप्रदाय को, ये ध्यान रखना है। इसमें भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उनकी उपासना तथा सेवा करते हैं और प्राय स्त्रियों के वेश में रहकर उन्हीं के आचारों व्यवहारों आदि का भी पालन करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो आपको पता ही है, लहरों का राजहंस से लिया गया है। आषाढ़ का एक दिन या पैर तले जमीन या आधे अधूरे। लहरों का राजहंस से जो है ये कथन लिया गया है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका जो अपकर्षण है उसे गौतम बुद्ध बनाता है। जब गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़ करके चले गए थे, तो ये ध्यान रखना है। इसमें ये कथन यशोधरा ने कहा था कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उन्हें गौतम बुद्ध बनाता है। आगे बढ़ते हैं। लहरों के राजहंस नाटक महाकवि मोहन राकेश जी का है। इसका जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर में हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म 1950 के दशक में हिंदी साहित्य पत्रिका में नई कहानी आंदोलन के साहित्यकार रहे हैं मोहन राकेश जी। इन्हें संगीत नाट्य अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। प्रमुख नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और जो है मोहन राकेश जी की कुछ कृतियां और देख लेते हैं। जब गौतम बुद्ध सुंदरी को छोड़ करके चले जाते, सुंदरी है इनकी नई कल्पना भाई।
चलिए चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1968 में लहरों का राजहंस का एक संशोधित परिवर्तित नया रूप भी प्रकाशित हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर अनुभूति के द्वंद अनुभूति के द्वंद से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। अनुभूति के द्वंद ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति में लेकर इस संसार में आता है। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? इस प्रकार के प्रश्न काफी सारे पूछे जाते हैं भाई। कथन संबंधी, कथन और पंक्तियों से संबंधित भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम एमसीक्यू के आधार पर जो है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हम बार बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी कथन या पंक्ति से संबंधित अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आसानी से उसका सही आंसर कर सको और अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सको। तो भाव या मनोविकार, करुणा, श्रद्धा, भक्ति या उत्साह, अनुभूति और तुरंत से ही जो है प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। ये कहा है भाव या मनोविकार निबंध के अंतर्गत। भाव या मनो का विकार निबंध रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, ये ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और कल्याणी, भाव और प्रीति। तो ये भाव और मनोविकार आएगा, या लिख दो या और एक ही बात है, तो ध्यान रखना है। भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और कल्याणी, और जो है लोभ और प्रीति, ये सभी निबंध जो है शुक्ल जी के हैं, काफी प्रसिद्ध है। घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल के साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप आदि जो है ये निबंध भी जो है रामचंद्र शुक्ल जी के ही है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल समूही की नहीं है? शौकन, प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि या फिर शक्रंदन? तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा था शौकन, मानसी, पथिक, शौकन, मानसी, और एक रचना और थी इनकी भाई मिलन। ये सभी रचनाएं जो है रामनरेश त्रिपाठी की हैं। देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। शौपन राम नरेश त्रिपाठी जी की है। इसके अलावा मिलन, पथिक और शौपन, ये सभी रचनाएं हैं। मिलन, पथिक, शौपन, और एक मैंने और बताई थी आपसे अभी, मानसी, सॉरी मानसी, ये सभी रचनाएं जो है रामनरेश त्रिपाठी जी की है, ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में 7 कांड है, ये आपको ध्यान रखना है। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। इसमें 7 कांडों में विभक्त किया गया है इस रचना को। तो इन 7 कांडों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। कर्म के अनुसार कई बार पूछ लिए जाते हैं ये रामचरितमानस में जो ये 7 कांड है इनको कर्मानुसार लगाइए। एनटीए नेट या टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न काफी बार। तो सबसे पहले आएगा बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पर बाल कांड, दूसरे नंबर पर अयोध्या, तीसरे नंबर पर अरण्य कांड, चौथे नंबर पर किष्किंधा कांड, पांचवा हमारा सुंदरकांड, छठा है लंका कांड, सातवां हमारा उत्तरकांड। इस प्रकार से इन सभी कांडों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? पोस्ट के अंतर्गत भी ये अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने ये प्रश्न डाला था कि निर्मल वर्मा जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है। काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था। पोस्ट में जितने भी मैं प्रश्नों को डालती हूँ उसका भी आप जो है आंसर दिया करो, क्योंकि आंसर देने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी
और अगर इस तरह के तथ्य ये इन्हीं तथ्यों में से अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उनका सही आंसर कर सकोगे। तो देखते हैं निर्मल वर्मा जी का पहला कहानी संग्रह जलती झाड़ी है, बीच बहस में है, परिंदे है या कव्वे और काला पानी। आंसर है हमारा परिंदे। लेकिन ये तीनों की तो सभी रचनाएं जो है निर्मल वर्मा जी की है। सभी कहानी संग्रह है जलती झाड़ी, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी आदि। आगे देखते हैं परिंदे। परिंदे का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर गलत दिया है भाई, 1800 नहीं है, 1959 या 1958 होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सही आंसर दे सकते हो आई थिंक। इसके अलावा जलती झाड़ी, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी। एक और ध्यान रखनी है आपको, गर्मियों की छुट्टियों में। छुट्टियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी रहा है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था। इसका कार्य बाल संभाला था 1903 से लेकर के 1930 तक। ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले चिंतामणि। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बनारस संपादन बनारस से हुआ, चिंतामणि गोष्ठी द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भरत के रस उत्तर व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम बताइए। तो शंकुक ने अनुमितिवाद सिद्धांत दिया था, भोगवाद दिया था। भट्टनायक ने अभिव्यक्ति, अभिनव गुप्त ने आरोपवाद जो है भट्टलोलक ने। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। भट्टलोलट आचार्य शंकु, भट्टनायक, अभिनव गुप्त भरत मुनि के रसोत्तर के प्रमुख व्याख्याकार रहे हैं। 4 प्रमुख व्याख्याकार माने जाते हैं रसोत्तर के, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। शंकुक अनुमितिवाद को न्याय मतानुसारी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण उसका अनुमति प्रधान होना है। और भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, जिसे आरोपवाद के नाम से भी जानते हो। शंकुक का अनुमतिवाद, जिसे अनुमानवाद भी कहा जाता है। भट्टनायक का भुक्तिवाद, जिसे भोगवाद भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम प्रश्न। नियाज बालाबोध, ये यहाँ पर भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? राधा किशन दास, जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी। तो बाला बोधनी नामक जो पत्रिका है, इसके संपादक आप सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। कवि वचन सुधा और जो है हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, इन्होंने पत्रिका निकाली थी। और बाला बोधनी मासिक रूप में निकाली गई, महीने में एक बार निकाली जाने वाली पत्रिका है और महिलाओं से संबंधित पत्रिका रही है। ये बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक रहे हैं। इस पत्रिका का प्रकाशन 1874 में 4 वर्ष तक नियमित प्रकाशन के उपरांत यह बंद कर दी गई थी। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। पार्ट नंबर 2 में प्रैक्टिस सेट हमारा 2 है भैया। और पार्ट 2 के अंतर्गत जो है हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह हम प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से अधिक प्रश्नों उत्तरों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आपकी भाई टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा है DTET की, अभी टाइम है होने में, कई महीने है, डेट का तो पता नहीं कब DTET एग्जाम डेट डाल दे। लेकिन अब जो आपकी तैयारी है, आपकी तैयारी की वो करने के लिए हम अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवाइज करते रहेंगे
परीक्षा तक। तो मेन फोकस हमारा DTET+B TGT PGT पर ही रहेगा। DTET+B TGT की जो अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाएं हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो है प्रैक्टिस सेट को करेंगे, और जितने भी DTET+B के PYQ अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में, पेपर हुए हैं, उनको भी हम देखते हुए उनका भी एनालिसिस करते हुए लाने की कोशिश करेंगे। जिस भी बच्चों को DTET+B TGT हिंदी की तैयारी करनी है, तो वो मेरे साथ जो है मिल करके तैयारी कर सकता है। कमेंट बॉक्स में जो है आप पूछ सकते हो। अगर पर्सनली आप जुड़ करके तैयारी करना चाहो तो भी मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छे से तैयारी कराने की। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अगर तैयारी करना चाहते हो तो अवश्य पूछें, या पोस्ट के कमेंट में आप कमेंट करें, या फिर वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। कहीं पर भी आप कमेंट करके जो है अपनी तैयारी को धार देने के लिए, कहे तो निरंतरता के साथ करने के लिए, कंटेंट सहित करने के लिए, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को अच्छे से समझने के लिए, आधुनिक काल की सभी पाठों को अच्छे से जो है समझते हुए, प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करते हुए तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, वहीं पे मैं आपको सजेशन करूंगी कि आपको किस प्रकार से मुझसे जुड़कर तैयारी करनी है। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।